सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट एक आपकी समरी होती है जो आप रिसर्च प्रपोजल या रिव्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप रिव्यू करते हो तो उसकी समरी आप अकॉर्डिंग टू लिखते हो। और उसी के बेसिस पे पता चलता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है और आगे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब पीएचडी में एडमिशन लेना काफी नहीं है, पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद भी आपको बहुत सारे पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। या एडमिशन लेने से पहले ही आपने देखा होगा कई कई जगह पे आपसे पहले कवर लेटर या फिर एब्स्ट्रैक्ट या कुछ ना कुछ राइटिंग मटेरियल जरूर मांगते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। सपोज कि अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए बोला जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पब्लिशिंग द रिसर्च पेपर और योर रिव्यू आर्टिकल, क्योंकि आप ऑल ओवर पीएचडी में यही करने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे कि एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट जो होता है स्ट्रक्चर्ड, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड से क्लियर है कि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप 11 ट्वेल्थ में या 10th में जब रिसर्च राइटिंग इन द सेंस एक्सपेरिमेंट्स राइटिंग करते थे अपनी लैब वर्कबुक में, तो उसमें आप लिखते थे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद उसकी मेथड क्या है, या मेथड से पहले उसकी थ्योरी या प्रिंसिपल लिखते थे, फिर रिजल्ट लिखते थे और लास्ट में डिस्कशन या कंक्लूड करते थे। तो सेम एब्स्ट्रैक्ट भी सेम वही चीज है, बस आप उसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और ये 150 से 250 वर्ड्स के बीच में, या अगर ज्यादा हो जाता है तो 300 वर्ड्स के बीच में लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आप ये जान लें कि एब्स्ट्रैक्ट होता है 150 से 300 वर्ड्स काउंट, क्योंकि ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड, अगर कोई चीज आपको दी गई है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें लिखेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी ऐड करेंगे, इसीलिए लिमिटेड होता है। कई कई जगह पे आपको 500 से 1000 वर्ड्स का देखने को मिल जाता है। तो 1000 वर्ड्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, वो आपका ओवरऑल कवर लेटर होता है। कवर लेटर इन द सेंस कि आपने क्या क्या किया है, आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस क्या है और आपको और क्या करना है रिसर्च में। तो ये कवर लेटर वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हैं 150 से 300 वर्ड्स का आप क्वालिटी जो काम है वो एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, आपको किस तरीके से इसको स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट आप कर डालेंगे अपना इंट्रोडक्शन, कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन है क्या। सपोज आप किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, सपोज मेरा टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन है क्या, उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद अगर उसके अंदर कोई और फिगर फैक्ट्स है, फिगर फैक्ट्स मतलब कि अगर वाटर पोल्यूशन कंट्री वाइज किस कंट्री का ज्यादा है, या फिर वाटर पोल्यूशन कहाँ पे आपको लगता है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इसके इफेक्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन को, या फिर अगर कोई और मटेरियल है या कोई और टर्म यूज की गई है, तो कुछ भी आप एटसेट्रा इसके अंदर डाल सकते हैं डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के। उसके बाद अगर आप कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है कि जस्ट आपने रिव्यू करे हैं 50 से 60 डॉक्यूमेंट्स। आई रिपीट, अगर आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको 50 60 या उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट रिव्यू करने चाहिए। कैसे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से गैप फाइंड कर सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल किस तरीके से रिसर्च करके उसको देख सकते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी एब्स्ट्रैक्ट लिखने का प्रोसीजर आप जान लीजिए। उसके बाद रिव्यू करने के बाद आप देखोगे कि कई जगह पे कौन अलग अलग तरीके के मेथड्स अप्लाई करे गए हैं, कि किसी में तो वाटर पोल्यूशन कंटेंट नापा गया है या क्वालिटी चेक करी गई है, या फिर कोई भी और पैरामीटर उसका चेक किया गया है कि किस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये आप उसके मेथड्स देखेंगे। नेक्स्ट मेथड्स के बाद आप देखोगे कि रिजल्ट क्या आया है उस चीज का।
रिजल्ट में इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई वाटर था, उसका कंटेंट कितना आया है, उसके पॉल्यूशन कितने हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है कंसंट्रेशन। तो ये सब आपको रिजल्ट्स और मेथड्स मिलेंगे, मेनली रिसर्च आर्टिकल्स जो आप रिव्यू करोगे। तो रिसर्च आर्टिकल्स में आपको मेथड्स और रिसर्च मिल जाएगी। लास्ट में हम डिस्कशन लिखते हैं, क्यों? जो हमने रिजल्ट मेथड्स हमने जो अप्लाई करे हैं वाटर पॉल्यूशन में, उसको डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन से इस पेपर में ये लिख रखा है या उस पेपर में वो लिख रखा है। और लास्ट में हम कंक्लूड हमेशा करते हैं, भूलिएगा मत, आप हमेशा कंक्लूड करेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट को, चाहे आप 1 to 2 लाइंस में ही कंक्लूड करें। तो ये आपका पूरा ओवरऑल, अगर आप इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड, फिर मेथड्स, फिर रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूड, अगर ये नेम वाइज ऐसे डाल के लिखते हैं तो ये आपका बन जाता है स्ट्रक्चर्ड, कि आपने एक स्ट्रक्चर तरीके से लिखा है। और अगर इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूड आप नहीं करते हैं नेम वाइज, सपोज आपने इंट्रोडक्शन लिखा और फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन दिया, तो वो तो हो गया स्ट्रक्चर्ड में। लेकिन आपने ये इंट्रोडक्शन टर्म नहीं लिखी, आप स्टार्टिंग से ही वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने लग गए और फिर आपने ये वाली टर्म्स भी नहीं लिखी, तो यहाँ आपका हो जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन मेनली आप 2 to 3 लाइंस का लिखेंगे, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। आप ज्यादा जोर देंगे फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर, जहां आपको लगता है परसेंटेज लिखनी चाहिए, फैक्ट्स लिखने चाहिए, या किसी का रेफरेंस देना चाहिए, सपोज WHO की साइट है या फिर कोई और साइट है जहाँ पे वर्ल्ड का पूरा ग्लोबल डेटा जाता है, तो वहां से आप ले सकते हैं फैक्ट्स। उसके बाद मेथड्स और रिजल्ट, यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ मेथड में आप 4 to 5 लाइंस लिखेंगे मेथड्स के अंदर, और रिजल्ट्स के अंदर भी 4 to 5 लाइंस लिखेंगे, क्योंकि आपका मेन पार्ट होता है मेथड और रिजल्ट की, आपने किस तरीके का मेथड अप्लाई किया है। कंपैरेटिव मेथड है, अगर आप रिव्यू डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे या कोई और एनालिसिस करेंगे। लास्टली डिस्कशन लिखने के लिए आप 3 to 4 लाइंस यूज करेंगे, और कंक्लूड लिखने के लिए आप 1 to 2 लाइंस। अगर आपको सिर्फ 150 वर्ड में लिखना है तो यहाँ पे 3 4 7, उसके बाद 4 और 3 और 2, इस टाइप से लाइन आपकी पूरी 10 से 15 लाइन में आपका 150 वर्ड्स का आ जाना चाहिए। और अगर आपको बड़ा लिखना है, 300 वर्ड्स का लिखना है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट आप प्रपोर्शन ध्यान रखेंगे कि आप प्रपोर्शन हमेशा मेथड, रिजल्ट और डिस्कशन का ज्यादा रखेंगे, ना कि आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं 5 5 6 6 लाइंस का, तो वो एक वीक एब्स्ट्रैक्ट बन के आता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली दिखते कैसे और होते क्या है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं फर्स्ट ईयर में, अपने बैचलर में, या फिर कई इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। जिन्होंने लिख लिया है, आप अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, और रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट ये अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इन्होंने कहीं भी इंट्रोडक्शन या फिर मेथड्स या कुछ इस तरीके से नहीं दे रखे, बट डिवाइडेड है। जैसे कि इन्होंने इंट्रोडक्शन, आप देखेंगे येलो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये 3 पार्ट्स में है। आपकी मेथड या आपने जो भी उस डॉक्यूमेंट में रिव्यू किया वो ग्रीन में है, तो ये देखिए आप, यहाँ मेथड और रिजल्ट ज्यादा है, और लास्ट में आप कंक्लूड कर देंगे तो 2 से 3 लाइन में। तो ये प्रोपोर्शन आप रखेंगे और इतना ही एब्स्ट्रैक्ट बन के आता है। ये अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स का आपका रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट देखिए कि अगर सपोज आपने ये कोरोना वायरस डिजीजेस का एब्स्ट्रैक्ट लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि ये कोरोना वायरस डिजीज के बारे में डिस्कस कर रखा है, किस पैथोजन से होती है, इसने क्या किया है, और इसकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको क्या फेस करना पड़ा है। तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में अगर कोरोना वायरस का ले रहे हैं या उसके रिलेटेड डायग्नोस्टिक मेथड्स ले रहे हैं, तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप इन कीवर्ड्स को ले रहे हैं तो आप ये मेंशन करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंट्रोडक्शन में आप फर्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, फैक्ट, कंट्री वाइज, और यहाँ पे आपके क्या चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, वो चैलेंजेस आप करेंगे, और अगर उन चैलेंजेस को किसी ने ओवरकम किया है तो वो भी आप बताएंगे। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि इन दिस रिव्यू,
अब ये यहाँ मेथड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन दिस रिव्यू वी हैव कंपेयर्ड द एग्जिस्टिंग डायग्नोस्टिक मेथड्स सच एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज जो आरटीपीसीआर है, एंटीजन, और ये सब इन्होंने डिस्कस किए हैं। तो मैंने पहले बताया था, आप मेथड अगर रिव्यू में लिख रहे हैं तो आप कौन सा मेथड कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं या फिर नॉर्मल मेथड कर रहे हैं, बहुत सारे मेथड अवेलेबल होते हैं। तो ये रिव्यू इन्होंने कंपैरेटिव मेथड से, और कौन कौन से पैरामीटर, सी क्वालिटी वर्क क्या आ जाता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिकली ही टेक्निक्स को ध्यान दें। अब यहाँ पे ये देखेंगे आप कि इन्होंने किस किस चीज को ध्यान दिया है, सैंपल प्रिपरेशन, डिटेक्शन प्रोसीजर, डिटेक्शन टाइम, स्क्रीनिंग, कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप क्वालिटेटिवली ही एनालाइज करें और जो जो स्पेसिफिक है, मेन मेन है, वो ही इसके अंदर डालें। उसके बाद इन्होंने लास्टली क्या लिखा है कि न्यू मेथड विद सिमिलर एफिशिएंसी दैट कुड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ आरटीपीसीआर मे इंक्रीज द स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द डायग्नोसिस। जब इन्होंने अपने मेथड्स में रिव्यू कर लिया कि इतने मेथड्स हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अगर लिमिटेशंस है आरटीपीसीआर की, और अगर वो लिमिटेशन सारी क्लियर हो जाती है, तो ये मेथड्स क्या बन जाएंगे, सिंपल मेथड, अफोर्डेबल और डायग्नोस्टिक के लिए एफिशिएंट। लास्टली इन्होंने ये बताया है कि इनकी अप्रोच किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। सपोज इन्होंने लिखा है, अवर अप्रोच वुड बी एनॉर्मस बेनिफिट इन सेलेक्टिंग अ डायग्नोस्टिक डिवाइस अंडर अ गिवन scenario which would ultimately help in controlling the current pandemic caused by the coronavirus, which is still far from other with new variants emerging। अब देखिए इन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लिखी है कि अगर हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट किसी को कोई भी डायग्नोस्टिक मेथड में इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है, तो उससे डायग्नोस्टिक मेथड्स इंप्रूव होंगे और इंफॉर्मेशन भी इंप्रूव होगी, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में कोई नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर हम अपनी इफेक्टिव मेथड्स डेवलप कर सके। तो ये एक होलसम पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपने इंट्रोडक्शन में चैलेंजेस, फैक्ट्स, फिगर्स सब इंक्लूड करते हैं, मेथड्स इंक्लूड करते हैं। और अगर रिव्यू आर्टिकल में आपके पास रिजल्ट्स नहीं है कि आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं, तो आप उसको मेंशन ना करें, क्योंकि रिव्यू आर्टिकल एक कंपैरेटिव अप्रोच होती है। सारे रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद एक फाइनल समरी आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च आर्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स में आपकी मर्जी होती है, अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहें तो इंट्रोडक्शन कई कई लोग देते हैं सिर्फ एक लाइन का। सपोज कि अगर नैनो पार्टिकल्स है, तो नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो पार्टिकल्स 10⁻⁹ रेज टू पावर है उनकी डायमीटर, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नैनो पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। रिसर्च आर्टिकल मेनली स्टार्ट हो जाते हैं मेथड से ही, और उन्होंने क्या क्या चीजें ली है। सपोज इन्होंने स्टार्ट किया है, इन द प्रेजेंट स्टडी जिंक एंड मैग्नीशियम नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज यूजिंग फंगस। इन्होंने स्टार्टिंग में ही ये बता दिया है कि हमने क्या किया है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव जो था, आपका रिजल्ट जो आया है, वो इन्होंने नैरेट कर दिया है कि हमने ये चीज ली थी और ये चीज बनाई है, और किससे बनाई है, सॉल्ट से बनाई है। उसके बाद ये मेनली यहाँ से यहाँ तक ये अपने फटाफट से रिजल्ट और मेथड्स ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया था, रिसर्च आर्टिकल्स हो या रिव्यू में, आप मेथड और रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल पे डिस्कस करोगे, ताकि आपकी क्वालिटी इंक्रीज हो और पढ़ने वाले को रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लगे कि हाँ, इसका क्वालिटी वर्क था, इसने रिसर्च किया है, और उसको इंटरेस्ट हो कि इसने किस मेथड से किया है। सपोज इन्होंने 14 फंगल आइसोलेट्स किए, यहाँ देख रहे हैं कि इन्होंने 14 फंगल स्पीशीज आइसोलेट करके मेटल सॉल्ट को कन्वर्ट करके नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। उसके बाद इन्होंने स्पीशीज भी डिफाइन करी है, जो एक दो स्पीशीज थी, 14 की 14 नहीं करी है, जो मेन मेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद साइज कितना आया, जैसे साइज लिखा है, टेम्परेचर, पैरामीटर सारे इन्होंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद अगर आप सेम टेम, सपोज आप नैनो मटेरियल या फिजिकल बैकग्राउंड से है, तो आपको पता होगा कि सेम टेम नैनो पार्टिकल साइज या कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट साइज का पता लगाने के लिए वर्क होता है। तो इन्होंने वो सारे मेथड्स भी यहाँ लिखे हैं कि हमारे किस किस मेथड से क्या क्या आया है। लास्टली इन्होंने क्या लिखा है, जस्ट इन्होंने रिजल्ट अपना डिस्कस किया है कि हमारे रिजल्ट कितना आया, 1.5 और 30 nm के सरफेस चार्ज के साथ नैनो पार्टिकल्स बने। तो ये होता है रिसर्च आर्टिकल, जिसमें आप कट टू कट सिर्फ स्पेसिफिक चीजें लिखते हैं जो आपने रिसर्च में करी है। बाकी पूरा पेपर लिखने के लिए आप
बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पेपर, अगर आप अच्छा पेपर लिखते हैं तो आपका 5 से 6 पेज का वो पेपर बनता है। तो ये सारे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आप रिसर्च आर्टिकल्स स्पेसिफिकली लिख सकते हो और रिव्यू आर्टिकल्स लिख सकते हो। आपको मेन क्या पता होना चाहिए, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए रिव्यू आर्टिकल और रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट लिखने में। तो वहां पे आपको अच्छे से अपनी नॉलेज चेक करके कि आप रिव्यू लिखना चाहते हो या रिसर्च लिखना चाहते हो, वहां आप अपनी चॉइस से कुछ भी लिख सकते हो। जब आप किसी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप पहले देख ले, अगर आपने पहले काम किया हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रिसर्च आर्टिकल लिखें। और अगर आपने काम नहीं किया तो आप रिव्यू आर्टिकल लिखें। आप फ्रेशर है तो आप रिव्यू आर्टिकल पे जाएं। और अगर आपने तो चाहे 2-3 महीने या फिर 1 साल तक का काम किया है तो आप रिसर्च आर्टिकल पे स्विच करें, आप रिसर्च आर्टिकल लिखें। क्योंकि आपने जो लास्ट वर्क किया है उसी के ऊपर आप रिसर्च आर्टिकल लिखें, और उसके बाद उसको मोर एग्जाजरेट करते हुए ये बताए कि आपको इस फील्ड में जाना है। सपोज कि आपको अगर नैनो पार्टिकल्स की फील्ड में जाना है, तो पहले आपने अगर कुछ काम किया है तो आप वो काम डिस्कस करें, और लास्ट जब आप यहाँ कंक्लूड करते हैं लास्ट में, वहां पे लिखे कि हम इसमें और काम करना चाहते हैं और इनके एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप उसमें डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी एलिजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप ज्यादा सेलेक्ट हो पाएंगे किसी भी पर्सनल इंटरव्यू में, क्योंकि उससे पहले आपको एक सबमिशन लेटर देना पड़ेगा, उससे पहले आपको एक रिव्यू आर्टिकल लिखना पड़ेगा। उसमें आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अच्छे बहुत लोग होते हैं कि जिनकी नेट होता है, जेआरएफ होती है, बट वो रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख पाते, इस वजह से वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर सीखना है रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखना है, तो स्टे ट्यून्ड, और आप हमारी वीडियोस देखें और लाइक करें। सो थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट। अगर कोई रिसर्च रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहता है और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कांटेक्ट करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।